जोहार। नवभारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। नरेंद्र भाई मोदी सरकार के 8 साल वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय समायोजन और वित्तीय सुधार, इस दिशा में जो काम हुए हैं वो सचमुच में अविस्मरणीय है और अभूत है। दुनिया का कोई भी राष्ट्र अपने वित्तीय प्रबंधन के आधार पर ही मजबूत होता है और दुनिया के सामने में सीना तान करके खड़ा होता है। राष्ट्र का आधार ही वित्त है। जिस प्रकार कोई समृद्ध व्यक्ति अपने घर के वित्तीय प्रबंधन के कारण मजबूत होता है, उसी प्रकार कोई राष्ट्र भी वित्तीय प्रबंधन की मजबूती और उसके समायोजन के कारण ही मजबूत होता है। आज हम जिस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं वो यही विषय है। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं शशांक भारद्वाज जी। आप वित्तीय सलाहकार हैं, निवेश सलाहकार हैं। उनके ठीक दाहिनी तरफ बैठे हैं राजेंद्र कुमार गाडोदिया जी। आप चार्टर अकाउंटेंट हैं, रांची में आपका आवास है। हमारी बाईं तरफ बैठे हैं अमरेंद्र जी। आप दैनिक भास्कर अखबार के स्टेट ब्यूरो हेड हैं। उनके ठीक बाईं तरफ बैठे हुए हैं राजीव मणि पाठक जी। धीरज मणि पाठक जी, आप प्राध्यापक हैं और आप संत जेवियर्स कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। आप तमाम जानकारों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। शशांक जी, भारत सरकार की जो वर्तमान दौर की सरकार है उसमें जो वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में जो सुधार हुआ है, जिसको समायोजन भी आप अपनी भाषा में कह सकते हैं, वो कौन कौन से सुधार हुए हैं और ये जो सुधार हुए हैं वह कितने सकारात्मक हैं और कितने महत्व के हैं? देखिए, सबसे अधिक आवश्यक है कि सरकार का जो दर्शन है वो देश के नागरिकों के आर्थिक हित में हो। अब जब सरकार ने कार्य प्रारंभ किया था तो जो बैंकिंग प्रणाली थी वो देश के सभी व्यक्तियों के निकट नहीं थी। काफ़ी लोग उससे बाहर थे। तो एक जनधन योजना जैसी एक बहुत अच्छी योजना बनाई गई और उसका क्रियान्वयन भी अच्छा हुआ। उससे जो वित्तीय साधन हैं वो उन लोगों तक पहुँचे जो काफ़ी दिनों से उनसे वंचित थे। और आप एक बहुत बड़ी जनसंख्या को वित्तीय समावेश से दूर रख के राष्ट्र को एक आर्थिक शक्ति नहीं बना सकते। ठीक बात। इसलिए उन्होंने वहाँ से प्रयास शुरू किया। उसके माध्यम से कई तरह के वित्तीय जो चीज़ें लूटी जा रही थी, उस शब्दों में नहीं कहूँ तो जो लीकेज थे उनको बंद किया। और उसके बाद सरकार को जीएसटी पे आना पड़ा। कारण ये था कि किसी भी अच्छी अर्थव्यवस्था में कर और जीडीपी का अनुपात 25% से 30% होना चाहिए और हमारे भारत में वो 7-8% था। तो बहुत गैप था। हाँ, तो उसको और उसका सीधा कारण ये था कि ऐसी कर प्रणाली नहीं थी एकीकृत जहाँ पे कर चोरी को रोकने के लिए बहुत गंभीर प्रयास किए जा सकते थे या साधन थे जी। तो सरकार ने जीएसटी लगा के इसको रोकने का प्रयास किया। अब ये दोनों योजनाएं हमारे आर्थिक क्षेत्र के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए मील का पत्थर साबित और बहुत आवश्यक भी थी। अब आते हैं परिणाम पे। मात्र योजना बनाने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो जनधन में जितने खाते खुले, जितने पैसे जमा हुए और एक सामान्य व्यक्ति था उसके मन में भी एक आत्मविश्वास का संचार हुआ कि मैं भी राष्ट्र की वित्तीय प्रणाली में कोई स्थान रखता हूँ। और ये जो यातायात चला ये द्विपक्षीय चला जी। ऐसा नहीं था कि सरकार मात्र दे और ले नहीं। तो दोनों पक्ष को के लिए सुविधाएं बनी, दोनों पक्ष के मार्ग प्रशस्त हुए और फिर उससे कार्य हुआ। जनधन के आंकड़े बताते हैं कि कितनी सफल रही वो बातें। और जीएसटी में भी जो अभी लगातार आंकड़े आ रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि हमारा कर राजस्व अच्छा बढ़ा है। और इसके कारण हम कोरोना जैसी भीषण आपदा जो
मात्र जीवन की आपदा नहीं थी, आर्थिक आपदा भी थी, स्वास्थ्य की आपदा भी थी, उसको हम उसका निराकरण कर पाए, उसका सामना कर पाए। और अभी सरकार जो तेल के दाम कम कर पा रही है अपने कर को कम करके, वो सब के पीछे भी ऊंचा जीएसटी संग्रह का योगदान है। और अगर हम इसी तरह जिसको कहते हैं टैक्स एफिशिएंट कंट्री, कर सुधारों के राष्ट्र के तरफ बढ़ते रहे, तो हमारा जो कर संग्रह है वो जो पिछली सरकारों के समय था वहाँ से दुगना भी हो सकता है आने वाले समय में। और तब हमारे पास या हमारे देश के पास या सरकार के पास इतना अतिरिक्त धन रहेगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, सामान्य व्यक्ति को वित्तीय शक्ति देने के लिए, उसका जीवन का रहन सहन अच्छा करने के लिए व्यापक व्यय कर पाएगी। तो ये दो सुधारों के माध्यम से हमने एक बड़े आर्थिक सशक्तिकरण के तरफ कदम बढ़ाए हैं। जीएसटी, गड़ोदिया जी, जो जीएसटी में जो मुझे लगता है कि ये जो जीएसटी है वो पहले जो जितने प्रकार के कर संग्रह की व्यवस्था थी उस सारे कर संग्रहों की व्यवस्था में ज़्यादा उचित और ज़्यादा व्यवस्थित है। आपका जी, जीएसटी एक ऐसा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनको हम लोग कहते हैं, ये देश के 17 मूल मतलब प्रधान कर और 13 उपकर, जिसको मिला के यानी कि 30 कर को, टैक्सेशन को मिला करके एक एक्ट बनाया गया और एक भारत एक कर, इसका प्रावधान रखा गया। मतलब आज कहीं पे भी पूरे भारत को इस कर के दायरे में ला करके एक जगह पे खड़ा कर दिया गया। अब ये नहीं है कि बिहार में कुछ दे रहे हैं और बंगाल में कुछ दे रहे हैं, सब जगह पूरे भारत का एक कर है। ये भारत के एकीकरण के लिए बहुत जरूरी है, जिसकी तरफ किसी का जल्दी से ध्यान नहीं जाता है जी कि भाई भारत हमारी एक कंट्री है और एक कर में हम जी रहे हैं। जीएसटी जिस समय लागू हुआ बहुत परेशानियां आई, क्योंकि नया नया एक्ट था, लोगों को समझने में दिक्कत हुई, समझाने में भी दिक्कत हुई। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि स्टेट को आगे रखते हुए जेटली जी ने क्या किया कि इसमें सेंटर को आगे नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट को आगे किया। सारे स्टेट मिल करके इस एक्ट को बनाए। तो साउथ के भी स्टेट हैं, ईस्ट के भी स्टेट हैं, नॉर्थ के भी स्टेट हैं, तो नेचुरल है, सबका अपना अपना सोच था, अपनी अपनी कार्यशैली थी। उसके हिसाब से पहले एक प्रारंभ तो किया जाए। जब प्रारंभ हो गया तो उसके बाद बहुत तरह की अड़चनें आई। इस सरकार ने सबसे खास बात ये थी, हम लोग कई बार बहुत दुखी भी रहते थे, एवरी डे वन अमेंडमेंट जी, एवरी डे वन अमेंडमेंट। और उस समय में बड़ा ये तो हम लोग को समझने में बड़ा कष्ट होता था। अगर एक दिन भी मिस कर गए पढ़ना तो हम लोग बैक हो जाते थे। लेकिन उस समय बड़ी गुस्सा भी आता था कि भाई ये क्या कर ले आए ये लोग एक दिन में एक। आज अगर हम देखें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो भाई साहब अप्रैल के महीने में 168 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है देश के लिए। तो इस कर संग्रह से, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि भाई जीएसटी अगर अच्छी आएगी तो हमारा देश तो नेचुरल है, प्रॉपर करेगा ही करेगा। और आज हम इस के चलते काफ़ी कुछ सुधार भी कर पा रहे हैं। ये जो हमारे आपदा आई थी 2000 में, कोविड 2019 जिसको हम लोग कहते हैं, उसने 2020 में 2020 जी हाँ बिल्कुल, हाँ 2020 में जो आपदा आई थी उसमें पूरे देश को हिला के रख दिया था। इतना अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की संभावना हो गई थी, इतनी गरीबी बढ़ने की संभावना हो गई थी कि जिसको कि शायद संभाल पाना मुश्किल होता। बट ये सरकार थी जिसने 2-3 और स्कीमें, जो मैं आपने नहीं पूछा फिर भी बताना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल आएंगे हम लोग, हाँ उस पर भी आएंगे। तो लेकिन उस सब के पीछे ये हमारा जीएसटी का जो कर संग्रह था इसी ने संभाला। क्योंकि अभी आपने सिर्फ जीएसटी के बारे में कहा है, इसलिए मैं वहीं पर रुकता हूँ, और इसने उसको संभाला। तो आज के दिन जीएसटी लगभग फुल्ली डिसिप्लिन हो चला है। अब कोई बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं आते हैं इसमें। हाँ, अमेंडमेंट कहाँ आ रहे हैं? कर में परिवर्तन। किसी चीज़ में आज 18% अगर टैक्स लग रहा है, सरकार को ऐसा लगता है कि भाई इसमें 12% होना चाहिए, जनता की मांग भी है कि इसमें 12% होना चाहिए, तो उसको कम किया जा रहा है। आज आलम यह है, कपड़े पर टैक्स लागू हो गया है, बिल्डर लाइन पे टैक्स लागू हो गया है, व्हीकल्स पे टैक्स लागू हो गया है, ट्रांसपोर्ट पे टैक्स लागू हो गया है, कंसल्टेंसी पे टैक्स लागू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें कर के दायरे में आ गई और सब चीज़ें डिसिप्लिन में आ गई। गौरवजिया जी, इसमें एक चीज़ और जो माने महत्व का है कि जब से हम ये लेकर के आए हैं, हमारी सरकार ये लेकर के आई है जीएसटी,
यानी उत्तरोत्तर करों के संग्रह में मतलब उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है और इतने ब्लैक मनी काफ़ी कुछ कंट्रोल भी हो रहा है। पहले जो मार्केट में हम कह सकते हैं कि मोर देन 50% अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन हुआ करते थे, वो अब लगभग बंद हो गए हैं। मतलब हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में तो है ही है, उस पर कर तो लग ही रहा है जी। भले ही निचले स्तर पर आकर के वो बिना बिल के, बिना कर के, बिना वैसे गुजर रहा है। हम लोग आम भाषा में देखते हैं कि साहब ये अभी भी कच्चे में काम हो रहा है। कच्चे में कोई काम नहीं हो सकता है, जहाँ प्रोडक्शन लेवल है वहीं से जीएसटी लागू हो जाता है। तो सरकार को उसका कर तो मिल ही रहा है। अब कुल मिला करके जो कर है किसी भी नहीं, कच्चे में काम नहीं हो रहा है, मतलब ब्लैक फ्लो नहीं हो रहा है। अमरेंद्र जी, ये जैसे गौरव जी ने कहा और शशांक जी ने कहा कि करों में सुधार हुआ है, जो कर संग्रह है वो भी बढ़ा है और ये बड़ा ही सकारात्मक ढंग से बढ़ा है। तो ये जो उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, इसका जो प्रभाव पड़ रहा है, इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है अपने देश की इकोनॉमी पर, आर्थिक विकास और आर्थिक सुधार के लिए ये जो 8 साल का कालखंड है जी, इसको पूरी तरह से बेहतर कहा जा सकता है जी, है भी। हालांकि ये सतत प्रक्रिया है। अब ये टैक्सेशन की जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसका 2 फलाफल हमको लग रहा है जो डायरेक्ट पब्लिक समझ भी सकते हैं, पब्लिक से जुड़ी हुई भी है। हमारे यहाँ 2 संकट को हम रेखांकित करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। एक है कोविड और दूसरा भी यूक्रेन का जो चल रहा है, हाँ, वो भी बड़ा संकट और ये अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और इस दोनों मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण ही हम बेहतर हो रहे हैं, हुए हैं। उसका एक पैरामीटर होता है, इंडिकेटर होता है, उस पर भी हम लोग आएंगे बाद में। तो अभी जैसे 2014 में से 2022 की तुलना में 8 वर्षों के दौरान हमारा निर्यात का कैपेसिटी बहुत बढ़ गया है। 100 अरब डॉलर में बढ़ोतरी हुई है। पहले 312 था, अब 452 के करीब हो चुका है। ये हम निर्यात जो कर रहे हैं वो हमारी स्थिति सामान्य भाषा में। हाँ, हम जो निर्यात कर रहे थे 2 स्थिति है। एक तो हमारा कंट्री सक्षम हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था है, तभी निर्यात करते हैं, नहीं तो आयात पर निर्भर करते हैं। और अभी जो महंगाई की बात है, अभी देखिए हम लोग यहाँ महंगाई की चर्चा हो रही है, इसमें भी हम आर्थिक सुधार और मजबूत आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं। एक सप्ताह पहले बात हो रही थी, एक हमारे मित्र गए थे इंग्लैंड, बोले कि अभी वहाँ 150 रुपये पेट्रोल है। पाकिस्तान में जो इंडियन वैल्यू के करेंसी के हिसाब से पाकिस्तान में 200 रुपये है। तो इस दौर में भी हमारे यहाँ पेट्रोल का रेट कम है। क्यों? सरकार अभी एक्साइज ड्यूटी कम की सब्सिडी दे रही है, तो उसकी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत है। आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे है? तो कर प्रबंधन से, आर्थिक व्यवस्था से। जीडीपी का भी रेट देखिए इतना उतार चढ़ा हुआ। अभी जो हमारा है, हम देख रहे थे तो चाइना से भी हम, अभी चाइना को लोग रेफरेंस में लाते हैं, चाइना से भी हमारा बेहतर स्थिति है। 8% पे है अभी। हाँ, उससे भी। और जीडीपी का जो अभी जो रेट चल रहा है, आरबीआई ने 9.8 किया था, लेकिन जो इतना उतार चढ़ा हुआ उसमें आज भी हम 7.5 से नीचे नहीं होने जा रहे हैं। वो मिनिमम है आगे का। तो ये उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है, टैक्सेशन का भी प्रभाव है। और जो सरकार पब्लिक से जोड़ने की योजना बनाई, हमको लगता है कि आर्थिक उपलब्धि का एक इस पर भी रेखांकित होना चाहिए कि सरकार ने प्रेरित किया कि आप सब्सिडी छोड़िए, जो सक्षम है उस लायक है, उससे हमको दूसरे को लाभ मिलेगा। जिसका नतीजा है कि जो हमारी जनधन योजनाएं हैं, गरीबों को गैस मिल रहा है, सब चीज़, तो उसमें अगर उसका कैलकुलेशन हो तो एक बड़ा हिस्सा आ रहा है कि उधर से जो सब्सिडी छोड़ा गया, जिस सब्सिडी पर हमारी खर्च कम हो रही है, जो बड़े लोगों पर हम दे देते थे, ऐसे ही वो पैसा इधर डाइवर्ट होने से जो समाज का निचला तबका है उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है और उसकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। डॉक्टर साहब, मतलब स्वाभाविक रूप से साफ साफ दिख रहा है हमारे देश में कि आर्थिक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा मैं देख रहा हूं कि 2 सरकार की जो महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे वो 80 करोड़ लोगों को सस्ते में गेहूं प्रदान करना, साथ ही साथ इतना बड़ा मनरेगा, और उससे भी बड़ी योजना मुझे लगता है दुनिया की पहली योजना होगी ये जो आयुष्मान करके है। तो क्या लगता नहीं है कि हमारी जो आर्थिक दशा है वो ये इस 8 साल में ज़्यादा सुदृढ़ हुई है? जी बिल्कुल। एक्चुअली सामान्य भाषा में अगर वित्तीय समावेश सुधार इन सब को समझना हो
तो जो सरकार की जो नीति है उसे अगर हम 3 भाग में डिवाइड करें, कर प्रबंधन और सरकार का जो लोक खर्च है और जो वित्त है, ऋण है, लोक ऋण है, तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट है बजट का, वो हमेशा शुरू होता है कि कितना एक्सपेंडिचर करना है, यानी कि नए प्लान्स बनाने हैं। तो पिछले 8 सालों में जैसा कि आपने बताया कि बड़े बड़े जो है प्लान बनाए गए, आयुष्मान भारत है, जनधन योजना है, उसके अलावा जितनी भी सब्सिडीज़ है, पुरानी स्कीम्स है, इवन मनरेगा पे बजट डबल से ज़्यादा हो चुका है इतने सालों में। आयुष्मान भारत पे बहुत सारा खर्च किया जा रहा है। तो इतना सारा जो खर्च किया गया है, तो गवर्नमेंट आखिर इसके लिए पैसा कहाँ से ला रही है? हाँ, यही वित्तीय सुधार का यही सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो उदाहरण है। जी। तो क्या सरकार ने इधर कोई नया कर लगाया है क्या पिछले 8 सालों में, जैसा कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, या कोई कर के दर को बढ़ा दिया है? अगर उस पर गौर करें तो हम लोग पाते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि कर के दरों को और घटाया गया है। और कर के दरों को घटाया गया है तो अगर इंडिविजुअल का इनकम टैक्स ले लीजिए तो 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन बढ़ा दिया गया। एक जो है 2.5 लाख से 5 लाख में एक 5% का नया स्लैब लाया गया, वो पहले 10% पे चला जाता था। उसी तरह से अगर कॉरपोरेट्स को देखें तो उनके लिए जो 30% का कॉरपोरेट टैक्स था उसे घटा करके 25% पे कर दिया गया, जो उसका भी एक बड़ा फायदा मिल रहा है। बड़ा फायदा है। एक्साइज ड्यूटी इमीडिएट रिलीफ के लिए जो है पेट्रोल पे कम कर दिया जाता है। और अगर ऋण की बात करें तो उसमें भी जो डेट टू जीडीपी रेशियो है हमारे जो है सो कि कंट्री का, वो अभी भी करीब 50% के आसपास है। और उसमें जो बाह्य ऋण है, एक्सटर्नल लोन है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल, जितना पहले से चला आ रहा था वही रेशियो अभी भी मेंटेन है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं, सुधार हैं, वो वाकई में बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं। और उन्हीं का नतीजा है कि हम लोग इतने सारे नए नए स्कीम्स को फाइनेंस कर पा रहे हैं, उनको पैसा दे पा रहे हैं। शशांक जी, पहले क्या होता था कि जैसे ही हम लोग दुकान में जाते थे तो जो व्यापारी होता था वो कहता था कि अरे चलिए कच्चा में काट दे कि पक्का। जैसे अभी गरोदिया जी ने कहा है कि भाई अब कहीं ना कहीं आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि क्रांतिकारी, जो मैंने आपको पहले कहा था, हम व्यक्तिगत रूप से नहीं सोच के अगर संपूर्ण व्यवस्था में टैक्स का की क्या स्थिति है, कर की क्या स्थिति है, तो वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो से निकलता है, अनुपात से निकलता है। और वो हमारे यहाँ भयावह था। 8-9% टैक्स टू जीडीपी रेशियो में हम देश को चला रहे थे। ये हम राष्ट्र को एक अंधी सुरंग में ढकेल के रखे थे। जब सरकार ने टैक्स की प्रणाली बदली, कंप्लायंस को आसान किया, लोगों को प्रेरित किया टैक्स देने के लिए, टैक्स की दरें ऐसी की कि लोग समझे कि हम टैक्स दे, व्यवस्था ऐसी बना दी कि आप चोरी नहीं कर सके, तब हमारा कर प्रबंधन अच्छा हुआ, कर संग्रह अच्छा हुआ। और कोई भी जो योजना हो, कोई भी बात हो, वो सारी चीज़ें धन से चलती है। आपके पास धन नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अपने यहाँ कहा भी गया है, अर्थ, हाँ, धर्म, हाँ, और सबसे पहले, हाँ, और जो जन कल्याण है या समाज के जो निचले व्यक्ति हैं, हम अगर उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना चाहते हैं तो उनके लिए धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और धन कहीं से आना चाहिए। हमको ये भी देखना चाहिए कि सरकार की आय के साधन कितनी आय हो रही। मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि उसने कोरोना काल के होने के दौरान 7 से 8% के डेफिसिट का बजट बना दिया। और उसको जो विभिन्न व्यावसायिक समूह हैं, व्यावसायिक हिस्सेदार हैं, उन सबको वो स्वीकार्य हो गया कि सरकार ने अत्यंत साहसिक निर्णय लिया। और उसके बाद मैं शेयर बाज़ार की बात करूँ तो एक संकेतक होता है कि आर्थिक नीतियाँ किस दृष्टि बहुत बड़ा मार्ग में जा रही हैं। बिल्कुल, हाँ, और देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो अंतिम बजट जो आया था, जिसमें इतने बड़े आर्थिक घाटे के बजट के बाद भी शेयर बाज़ार नई ऊंचाइयों पर गया, तो वो दर्शाते थे कि लोगों ने इस साहसिक कदम का स्वागत किया और लोगों को इस सरकार के वित्तीय प्रबंधन पे भरोसा था। और देखिए ना, उस समय 1,10,000 करोड़ के आसपास जीडीपी थी, आज 1,60 है। अगर आप 70,000 करोड़ रुपया प्रति महीने जीडीपी अधिक ले तो 12 × 7 तो 8,40,000 करोड़ का आपका की आय बढ़ जाती है। उतनी आय बढ़े
तो आपका बजटीय घाटा कहाँ आ जाता है, आप सोच सकते हैं। स्वाभाविक तो है। मैं कोई सरकार की पक्षपाती प्रशंसा नहीं कर रहा, जी जी, लेकिन मेरे को लगता है कि सरकार का आर्थिक सोच, जिसको इकोनॉमिक सेंस कहते हैं, वो बहुत ही अच्छी है। और आर्थिक स्वास्थ्य भी ठीक है। हाँ, स्वास्थ्य ठीक है, सोच अच्छी है, दिशा अच्छी है, दर्शन अच्छा है और क्रियान्वयन अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी सरकार आए, राज्य में अलग अलग सरकारें, सबको ऐसे ही सोचना चाहिए। और देखिए, अंततः हमको सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की तरफ जाना होगा। आप खाली दे के बहुत लंबे नहीं समय कर तक सकते, नहीं खींच लंबे सकते। समय तक नहीं चलेगा। आप ऐसा चीज़ बनाइए कि आप दे और उधर से भी कुछ आए। जैसे अंतिम मैं समाप्त करता हूँ कि कहा गया है कि आप सड़क बनाइए, विकास अपने आ जाएगा। वो दिखता है सर। हाँ, तो हमको उसी दर्शन को स्वीकार करके उसी दिशा में बढ़ेंगे, तब हर व्यक्ति का जीवन अच्छा होगा, आर्थिक रूप से भी अच्छा होगा, सामाजिक से भी और स्वास्थ्य से, सभी से अच्छा होगा। बिना धन के कुछ नहीं होगा, समृद्धि के कुछ नहीं होगा। गौरवदिया जी, वित्त प्रबंधन की जब कभी भी हम चर्चा करते हैं तो ये जो टैक्स है उसके साथ ही साथ बैंक प्रणाली की चर्चा स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में या दुनिया में आज तो पूरा का यही स्ट्रक्चर है कि पैसा जहाँ कहीं भी जमा होता है वो बैंक में ही होता है और वही वो मानक होता है। तो बैंक के क्षेत्र में जो इस सरकार के द्वारा जो परिवर्तन किए गए, जो बदलाव लाए गए हैं, रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है बैंकों का, तो उसका क्या प्रभाव और किस प्रकार से आप देखते हैं इसको? देखिए, साधारण भाषा में हम कहें तो बैंक में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, एनपीए, नॉन प्रोडक्टिव एसेट। ये एनपीए लेवल डे बाय डे बढ़ते जा रहा था। मैं तो ऑडिटर हूँ, बैंक की ऑडिट भी करता हूँ जी। तो ये एनपीए लेवल बियॉन्ड कंट्रोल होता चला जा रहा था। इसको कंट्रोल करने के लिए इस सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। क्रांतिकारी कदम क्या था कि जितनी भी हमारी लॉस मेकिंग इंडस्ट्रियाँ हैं उनको ये इंटरनेशनल वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक इन्होंने स्थापित किया, जिसके तहत क्या था कि कोई भी कंपनी अगर बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है तो वो और ज़्यादा लॉस में नहीं जाए, इसके लिए वो अपने आप को सरेंडर कर सकती है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे, और बैंक उसकी सारी संपत्ति को लेकर के बिना किसी कोर्ट कचहरी लिटिगेशन के जाए बिना उसकी संपत्ति को सेल आउट करके अपना पैसा वसूल कर ले। आज की तारीख में एनपीए का जो लेवल है वो जब से ये एनपीए कॉन्सेप्ट चालू हुआ तब से आज की तारीख में सबसे बिलो है, सबसे कम है एनपीए का लेवल। ये मैं और आसान भाषा में अगर समझाऊँ आपको कि ये क्या चीज़ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो इसका एग्जांपल है नीरव मोदी और माल्या। ये लोग अगर पुराने कानूनी दांव पेच में हम लोग रहते हैं तो आज तक इनकी संपत्ति नहीं बिकती, बैंक को पैसा नहीं मिलता। लेकिन इस इंसॉल्वेंसी कोड के तहत ला करके इनकी सारी संपत्तियों को बेच करके बैंक ने अपना पैसा निकाल लिया। तो बैंकिंग बहुत मजबूत होती जा रही है। और भार्गव जी जानते हैं कि आज के दिन बैंकिंग सेक्टर के शेयर के भाव कैसे चल रहे हैं, तो इसलिए बैंकिंग के मामले में, और ये एक ही कदम ऐसा था जिसने बैंक को सुदृढ़ बना दिया। जहाँ तक आपने बैंक का सवाल किया, एक और मैं आपको बताऊँ जी जी बिल्कुल, पर भी ध्यान देना जरूरी है। ये आधार कार्ड और पैन कार्ड से जब सबको लिंक कर दिया गया है तो आज के दिन अगर हम कहीं भी पेट्रोल भराते हैं, कहीं कपड़ा खरीदते हैं, कहीं कोई इलेक्ट्रिकल आइटम खरीदते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं, कुछ भी एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मॉल और बिग, ये इसका रिकॉर्ड सरकार के पास जा रहा है, क्योंकि ये आधार से लिंक है। हम आप कोई शर्ट लेने जाइए, वहाँ पे तुरंत पूछे सर आपका फ़ोन नंबर दे दीजिए, बिल्कुल हमने दे दिया। अब वो मैंने फ़ोन नंबर दे दिया मतलब हमारे रिकॉर्ड में चढ़ गया वहाँ पे कि हमने एक शर्ट खरीदी। तो अब हम लोग जैसे रिटर्न फाइल करते हैं तो आजकल एक तो निकला है इंफॉर्मेशन के लिए, AIR इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, ऑल इंडिया मतलब ऑल इंफॉर्मेशन, जिसमें AIR में जब देखते हैं तो बहुत सारे क्लाइंटों को खुद को पता नहीं होता है कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट भी रहा है या मेरा ये ब्याज भी आ रहा है या मेरी ये इनकम भी आ रही है। बट उस इनकम को देख करके तो नेचुरल सरकार को कर भी ज़्यादा मिल रहा है, और ये AIR इंफॉर्मेशन और मजबूत होने जा रही है डे बाई डे जी। तो जहाँ तक सवाल सरकार की पॉलिसी का और सोच का है, ये पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव सोच से हम और आगे बढ़ते ही जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हम नीचे गिरने वाले हैं। जी। एनपीए में जो सुधार हुआ है वो काफ़ी सुधार हुआ है। देखिए, बैंकिंग के मामले में एक जो सुधार मुझे नज़र आ रहा है बेहतर है कि 10 बैंकों का
मर्जिंग हुआ है, मिलाया गया है, उससे दो फायदा हो रहा है। एक तो जो मैन पावर का यूज नहीं था, तो बहुत से बैंक है जहाँ काम नहीं है और बैंक के नाम पर पड़ा हुआ था, फालतू के तो वो उस मैन पावर का यूज हो रहा है, उस पैसे का यूज हो रहा है। और दूसरी बात है कि वर्क कल्चर वहाँ डेवलप्ड हो रहा है। जो बैंक एक कंपटीशन में नहीं आ रहा था, वही बैंक पिछड़ रहा था, लेकिन दूसरे बैंक के साथ मर्ज होने से वहाँ का स्टाफ भी उसमें उस कंपटीशन में शामिल हो गया। तो उससे दो फायदा हुआ, एक तो संसाधन जो है उसका उपयोग हो रहा है, और दूसरा है कि जो मैन पावर है वो मेन स्ट्रीम में प्रतिस्पर्धा में शामिल हो रहा है। तो उसका भी एनपीए जाने का क्या कारण था? एक मोटे तौर पर, हालांकि ये लोग वित्त के मामले हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, कि वो लोन सैंक्शन हो गया, उसका सही ढंग से आकलन नहीं हुआ, या आकलन भी हुआ तो बीच में ऐसा सर्कमस्टांसेज आया कि वो घाटे में चली गई, ना उधर ध्यान दिया गया, ना बैंक वाले प्रॉम्प्ट रहे। लेकिन ये जो मर्जर हो गया, बैंकों की संख्या कम हो गई, या जो अच्छे बैंक काम कर रहे हैं उसमें दूसरे बैंक को जोड़ देने से जो प्रतिस्पर्धा रहा है, तो आने वाले दिनों में वो भी कम होगा। जैसे वो डाटा बता ही रहे हैं कि कम हुआ है पिछले वर्षों की तुलना में, ये 8 सालों में एनपीए का एसेट्स बहुत कम हुआ है, बहुत कम। ये भी एक कदम है। आर्थिक सुधार की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो देखिए 3-4 पैरामीटर है जो आम आदमी से नहीं भी जुड़ा हुआ है समझने के लिए, लेकिन वो मेन थीम है उसी से। जैसे हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार हुआ, हमारा एक्सपोर्ट हुआ। तो अभी ये जो 8 साल के बारे में हम एक डाटा रेफरेंस ले रहे हैं आपसे, जैसे विदेशी मुद्रा का भंडार जो था 310 बिलियन डॉलर से बढ़कर 600 मिलियन डॉलर हो गया। ये दुगुना के करीब हो गया। ये 8 वर्षों के दौरान ही, अभी आगे में और बचा ही हुआ है। इसी तरह हमारा एक्सपोर्ट का जो डाटा है वो 319 बिलियन डॉलर से बढ़कर 420, ये भी लगभग 1.5 गुना के करीब पहुंचने पर है। शेयर मार्केट सेंसेक्स भी देखिए 2014 में 25,000 के स्तर से अब 51,000 के स्तर में दोगुना पार कर चुका है। तो एक दिन का एक नहीं हो सकता है, हमारे साथ चुनौतियां भी हैं। तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो उस चुनौती को दूर किया जा सकता है। जैसे एक अनएम्प्लॉयमेंट का कारण था, हमारे यहाँ कोविड का मार पड़ा, यूक्रेन का असर पड़ा और भी गतिविधियाँ हुई, तो एक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, उसमें काम करने की ज़रूरत है। तो सरकार बेहतर काम करे तो उधर भी ध्यान दे ही रही होगी। तो मोटे तौर पर आर्थिक स्थिति के जो भी पैरामीटर है उसको माइक्रो लेवल से लेकर के और दूरगामी विकास, लोग होता है कि दूरदृष्टि वाला, तो उस दृष्टिकोण से जो पिछले 3-4 वर्षों में जो काम हुआ वो अब ज़्यादा दिख रहा है। और अभी जो सुधार के प्रयास हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसका और बेहतर परिणाम होंगे। डॉक्टर साहब, ये जो एनपीए है, थोड़ा दर्शकों को एनपीए, थोड़ा मोटा आर्थिक विषय शब्द है, ये एनपीए क्या है और कैसे ये आम लोगों को प्रभावित करता है? जी, देखा जाए तो हमारा जो इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल है। तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, दोनों एक साथ ग्रो करता है। अगर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए ही देखें तो उनके लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंस का सबसे बड़ा जो उसको चैनलाइज करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो बैंकिंग इंडस्ट्री है। अब अगर बैंकिंग इंडस्ट्री फाइनेंस को चैनलाइज करे, यानी कि उसको रोटेट करे, और उसमें उनको दिक्कत ये आए कि लोग पैसे लें और रिटर्न ना आए, और इसका अमाउंट इतना बड़ा हो सकता है कि 10,000 करोड़ और 9,000 करोड़, जैसा कि सर ने बताया कि नीरव मोदी और विजय माल्या, इन लोग का नाम आप ले सकते हैं। तो अगर इतना पैसा एक लोग के पास पड़ा हुआ है, तो बाकी जो विकास के लिए योजनाएं हैं, या जो आम पब्लिक किसी इंडिविजुअल को कोई अपना कंपनी खोलना है, स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया है, या कोई खुद से करना चाहता है, तो इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? या गवर्नमेंट कोई नया स्कीम ला रही है, उन सब के लिए पैसा कैसे आएगा? तो इस परेशानी को ही जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्लासिफाई किया गया कि अगर किसी ने लोन लिया है और वो बार बार डिफ़ॉल्ट करता है, यानी कि वो उसको चुकाता नहीं है ईएमआई को, तो उसको आफ्टर सर्टेन पीरियड एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एक डाटा है जो कहता है कि 2008-9 से 13-14 के बीच में 5 लाख करोड़ का एनपीए था। बिल्कुल। और ये बढ़ के 2014-15 से 2019-20 में 18.28 लाख करोड़ हो गया, पहुंच गया। तो एक बार एनपीए हो जाता है ना, तो वो बढ़ता ही रहता है। तो उसको घटाने का क्या तरीका है? घटाने का तरीका है कि हम उसको रिकवर करें, यानी कि अपना पैसा वापस लाएं। तो सर ने बताया कि जैसे जो बैंकरप्सी कानून लाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कानून, पहले तो ये नहीं था, पहले थोड़ा नहीं था, कमजोर था, लेकिन कमजोर था। अभी थोड़ा ज़्यादा मजबूत किया गया, इसको फिर से कोडिफाई किया गया है।
तो इसमें आंकड़ा है कि 2017 से 2020 के दौरान जब ये कानून आया और इम्प्लीमेंट हुआ, तब से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया रिकवर किया जा चुका है इस एनपीए के अमाउंट में। तो इस तरह से एनपीए का जो है थोड़ा सा जो प्रसार है उसको कम किया जा रहा है। तो और जी हाँ और जी। जो बैंकों का जो मर्जर है उसमें क्या है कि अगर कोई एक छोटा बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक को नीरव मोदी ने इतना बड़ा चूना लगाया कि वो बहुत बड़ा एनपीए और उनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कम होने लगा। तो अगर ऐसा एक जो एक्सपर्ट कमिटीज़ बनती है और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं बैंकिंग के नॉर्म्स के, बेसल नॉर्म्स बोलते हैं उनको, उन सब के आधार पे बैंकों का जो बेस है उसको बड़ा करने के लिए ये सरकार जो है एक मर्जर स्कीम लाई, जिसमें ढेर सारे बैंकों को मर्ज करके 4-5 बड़े बैंक बनाने हैं। तो इससे शायद काफ़ी लाभ होगा। गणुजा जी हाँ कुछ आप कह रहे थे। बैंकिंग के संबंध में हाँ, मैं बताना बिल्कुल, चाह रहा था, ये जो जनधन खाता हम लोगों ने खोला, सरकार ने जो जनधन योजना जो लाई और खोला 2014 में जेटली जी की स्कीम थी। जिस समय इन खातों को खोलना चालू किया तो लोगों को लगा कि एक गरीब आदमी, एक किसान, एक गांव में रहने वाला कैसे खाता खोल सकता है, कैसे खाता खोल सकता है। हाँ, लेकिन बिल्कुल, इन्होंने नील बैलेंस पे सबका खाता खोला। 18 साल से बड़ा कोई भी उम्र के ऊपर का जो भी होगा वो अपना एक खाता बैंक में खोल सकता है। ये लोगों की कल्पना भी नहीं था कि हम बैंक में कभी खाता खोल पाएंगे। आज की दिन स्थिति ये है कि इसमें 1.7 ट्रिलियन जिसको बोलते हैं ना, 1.7 लाख करोड़ का लिक्विडिटी बैंकों में उपलब्ध है इस जनधन खातों में। और जितना भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, जिसमें भी पैसा हम लोगों को देना है, सबको आधार से और पैन कार्ड से जोड़ा हुआ है और उस आधार के आधार पर एक प्रॉपर बेनिफिशियरी के अकाउंट में ही वो पैसा जाता है। तो पहली बात है कि जिनको मिलना चाहिए बेनिफिट वो उनको बेनिफिट मिल रहा है। मतलब जो भी सरकार की योजना से जो भी बेनिफिट निकल रहा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यानी चोरी बिल्कुल माने कंट्रोल हो गई। चोरी तो नहीं कह सकते हैं, पहले कोई हेराफेरी होती थी वो सब बंद हो गई है, अब हो ही नहीं सकती है क्योंकि सीधा खाता में ही पैसा जाना है उनको। और दूसरी चीज़ क्या है कि जिनके भी खाते में जा रहा है वो कोई आज ही पैसा गया और आज ही निकाल लिया, ऐसा तो है नहीं। तो ये रोलिंग भी चल रही है, तो लिक्विडिटी बैंकों की काफ़ी बढ़ गई है। और ये जनधन खाते जो खुल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ग्रामीण बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में ही खुल रहे हैं। ये हमारे जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं ये भी अपनी अपनी ब्रांचेज खोल रखे हैं गाँव में और इन सब जगह पे पैसे जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है वित्तीय सेक्टर के सुधार का। शशांक जी, ये जो एनपीए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई एकदम उछाल हुआ एनपीए में 8 से लेकर के और 19-20 तक के, लेकिन कानून बना करके और उसको रिकवर करना ये इस सरकार की उपलब्धि में गिना जाए। कैसे रन कर रहा है? देखिए, बैंकिंग सिस्टम तो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। बिल्कुल होता है। और ये एक साइकिल माने चलाने वाली साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ कि एक अगर लगी हुई कई साइकिल और एक आप गिराओगे तो सब गिर जाती है। जी बिल्कुल। तो बैंकों का आपस में बहुत निकट का संबंध होता है। अगर एक बैंक खराब करेगा तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो सरकार ने इसको देखा। अगर मैं कड़ी बात कहता हूँ कि ये तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक थे, वरना बैंकों की जो स्थिति हो गई थी एनपीए के कारण, सारे बैंक टेक्निकली दिवालिया थे, दूसरी जगह बंद हो जाते। यहाँ तो सरकार ने बचाया, पूंजी डाली, जो अमरिंदर जी बता रहे थे कि मर्ज किया। मर्ज का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि जो कमज़ोर बैंक थे उनको शक्तिशाली बैंकों का सहारा मिला। तो दोनों मिलके एक सर्वाइवल के स्टेज पे आ गए। और मुझे लगता है कि कुछ जो पीएसयू गवर्नमेंट की है वो भी बैंकों को कोऑपरेट किया, जैसे ओएनजीसी का कुछ मर्जर किया, यहाँ से एलआईसी का कुछ लेकर के आया। और सीधा कोई लाभ तो उससे बैंक को नहीं पड़ रहा था। सबसे बड़ा लाभ वही हुआ कि एक शक्तिशाली बैंक ने एक दुर्बल बैंक के साथ मिलके एक नई व्यवस्था बनाई और वह एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। एनपीए पे मैं आता हूँ। एनपीए हम लोग कई बार आलोचना में सुनते हैं कि मोदी ने बैंकों का ऋण माफ़ कर दिया या ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैं ये बात यहाँ इसलिए रख रहा हूँ कि एनपीए कौन करता है और कैसे होता है ये भी हमें जनता को बताना जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल जानकारी। बैंक में सीए साहब बता सकते, एक व्यवस्था है कि एक कोई लोन में अगर एक अवधि के बाद तक कोई उस ब्याज का पैसा नहीं दे तो उसको स्वतः एनपीए में डाला जाता है। उसमें कोई सरकार की भूमिका नहीं होती, वो बैंकिंग सिस्टम है। तो ये कहना कि फलाने ने डाल दिया, ढिकाने डाल दिया, तो ये एक सिस्टम बना
पहले क्या होता था कि सर एक रीस्ट्रक्चरिंग होता था, यानी एनपीए है, आपसे मेरे 10,000 करोड़ लेना है तो मैं उस 10,000 करोड़ आपको लोन दिया और फिर वहाँ से वो शुरू हो गया, वो वापस ले लिया, अब ये चल रहा है। तो उसको हम लोग कहते थे कि वो एक विंडो ड्रेसिंग थी। मोदी सरकार ने ये सब समाप्त कर दिया, अब वो सब कुछ नहीं है। आपका एनपीए है और अगर आपके पास संपत्ति है तो वो एनपीए आपसे वसूला जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भूषण स्टील था और टाटा स्टील, और वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, वो कह रहा मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, और करीब 40-50 हज़ार करोड़ रुपए वो एनपीए रिकवर हुआ। एसआर ने सारा पैसा चुकाया, रिलायंस में अनिल अंबानी ने बहुत सारा पैसा चुकाया। तो सरकार ने जब ये नियम बनाया, कोड बनाया, तो ये एनपीए या डूबे हुए ऋण को वसूलने का तरीका था, ऋण माफ़ या क्षमा करने के लिए नहीं बना था। तो एनपीए पे ये भ्रांति नहीं रहनी चाहिए, और अगर एनपीए रिकवर नहीं होगा तो कोई बैंक चल ही नहीं सकते थे। अच्छा अमरेंद्र जी, जैसे सर ने कहा कि पहले क्या होता था कि जैसे किसी ने 10,000 रुपये लिए और वो ऋण नहीं चुकाया, तो एक समय सीमा के बाद वो उसका एनपीए चला गया, फिर उसको सरकार यानी बैंक उसको लोन दे दी और वो पुराना वाला एनपीए में है, ये नया वाला से अब शुरू हो गया। ये क्या चक्कर क्या है, ये क्या दोनों में क्या फ़र्क क्या है? देखिए, यह वित्तीय प्रबंधन के साथ जो हम लोग लीकेज की बात करते हैं जी, तो वो कानून में कुछ लीकेज था जी, और एक इंटेंशन का भी मामला था कि ऊपर से पकड़ में नहीं आता था। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे मान लीजिए एक एक्स के नाम से 10,000 रुपया लोन लिया, लोन ले लिया, और वो उसी समय में उसकी नियति ऐसी हो गई या ऐसा सर्कमस्टांस आ गया, दोनों चीज साथ साथ हो सकती है, अलग अलग बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो वो देने की स्थिति में नहीं है, बैंक देखा कि अब ये नहीं आ सकता, उसको एनपीए कर दिया। उसी को क्या किया कि उसी व्यक्ति को दूसरे के नाम से लिया तो दे दिया। अब इसमें जो आधार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बैंकिंग का जो नेटवर्क से जुड़ा गया है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता है कि अमरेंद्र कुमार ने एक बैंक से 1 लाख करोड़ रुपया का लोन ले लिया, उसको एनपीए डिक्लेयर करा दिया। अब पहले हजारों उदाहरण है, कंपनियां बदल जाती थी, व्यक्ति वही रहता था, प्रबंधन रहता था और दूसरे के नाम से वो मिल जाता था, क्योंकि उसका कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं था। आज जैसे ही उसमें इन्वॉल्व होगा कि अमरेंद्र कुमार के नाम से है वो, तो दूसरा लोन सैंक्शन करने से पहले ऐसा मैकेनिज्म है, बहुत अच्छी तरह से मैं नहीं जानता हूँ, गरोदिया जी इसको जरा ज़्यादा आप बताएंगे। उसमें क्या होता है कि उसको निकाल के जैसे डालेगा तो हो जाएगा, वो इस कैपेसिटी में फलाने व्यक्ति ने लिया था और अब ये इनके ऊपर इतना है, तो अगला बैंक ऐसा नहीं करेगा। 1 मिनट बीच में मैं एक बात बिल्कुल सर ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। पहले क्या होता था, आपने 10,000 रुपये का लोन लिया, बैंक आया आपको 10,000 दिया, बोला ये लोन चुका दे, नया लोन शुरू हो गया, उसको लोन रिस्ट्रक्चरिंग कहते थे। ये 10,000 लो मेरे से और चुका दो, मेरे ही से लो, चुका दो, और ये अगला लोन शुरू हो गया। तो उस लोन स्ट्रक्चरिंग अब आप जो बात अभी अमरेंद्र जी ने कही, मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें क्या हुआ है, ये बैंकों में अभी आधार और पैन से जो लिंक हो गया ना, इसके चलते क्या हो गया कि अब हिंदुस्तान के किसी भी बैंक से अगर कोई व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति डिफॉल्टर है, तो वो नॉट ओनली कि पंजाब नेशनल बैंक से, वो किसी भी बैंक से लोन नहीं ले सकता है। जी बिल्कुल। वो सारे डाटा इंटरलिंक्ड हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ है, अगर उसकी फर्म में बैंक ऐसा तो नहीं है कि मैं गया तो खाली मेरे नाम से लोन दे दिया, वो मेरे से गारंटर लेता है, मेरे से मेरे पार्टनर का नाम पूछता है, मेरे फर्म के फैमिली हिस्ट्री लेता है, सब कुछ लेता है, और उन सब का डाटा वहाँ पे उपलब्ध रहता है, किसी के भी नाम से वो लोन नहीं हो सकता है। तो अगर एक जगह आप डिफ़ॉल्टर हो गए, एक छोटे से लोन में आप डिफ़ॉल्टर हो गए, कार लिया उसके लोन में भी हम डिफ़ॉल्टर अगर हो गए, तो इंडस्ट्री का लोन हमको नहीं मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम, ये कोई ऐसा नहीं है कि विगत 8 सालों में ही डेवलप हुआ है, ये पहले से डेवलप था। बट आधार और पैन से लिंक नहीं होने के चलते इस पर बहुत कंट्रोल नहीं था, सिस्टम था बट लीकेज का स्पेस बचा हुआ था। हाँ, लीकेज उसको इसको बंद कर दिया गया। अभी क्या हो गया है कि बिना आधार और उसके तो बैंक काम ही नहीं करेगा। आपका प्रति वर्ष आपसे वो आईडी प्रूफ वगैरह सब चीज़ मांगता है और उसको अपडेट करते रहता है ताकि उसके अंदर में कोई बदलाव नहीं आ गया हो। तो इस हिसाब से करके बैंकों ने अपना सारा मामला इतना सुदृढ़ कर लिया है, और लिक्विडिटी जो मैंने बताया उसका बहुत बड़ा कारण था ये आपका जनधन खाता, इससे काफ़ी लिक्विडिटी बढ़ी है बैंकों की। तो आज के दिन स्थिति ये है, हम लोग और क्या सब्जेक्ट पे थे, मैं जरा सा मिस कर गया। यही एनपीए वित्तीय सुधार, एनपीए की जो बात हम लोग कर रहे थे ना, एनपीए में क्या होता है भाई साहब कि अगर मान लीजिए आज के दिन अगर हम 3 महीने में ब्याज नहीं चुकाते हैं, मूलधन की बात छोड़ दीजिए, अगर हमने ब्याज नहीं दिया 90 दिन के अंदर में,
तो वो एनपीए में चला जाएगा। तो एनपीए के 4 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है जी। तो स्टेज वाइज 1, 2, 3, 4 में जाता है। चौथे स्टेज में जाकर के रिकवरी प्रोसीडिंग चालू होती है। पहले जो रिकवरी प्रोसीडिंग चालू होती थी उसमें कोर्ट की लंबी प्रक्रिया चलती थी। लंबी प्रक्रिया के चलते बैंक को पैसा नहीं मिलता था, बल्कि खींचते जाता था। जब से ये इंसॉल्वेंसी कोड ला करके दिया है बैंक ने, उसके बाद में अब बैंक को कोई बहुत लंबी प्रक्रिया में जाने की जरूरत नहीं है। भैया तुम पैसा नहीं दे सकते हो, तुम अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, ठीक है, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच करके पैसा ले लेंगे। तुम वो भी कंफर्टेबल है कि भाई अब और फर्दर लॉस नहीं होगा। लॉस मेकिंग कंपनी लॉस ही करती चली जाती है, इसलिए उनको भी ये कंफर्ट रहता है कि अब फर्दर लॉस नहीं होगा। तो इस ढंग से करके इसको संभाला गया है बैंक को। चंदन जी। सर, अगर देखा जाए तो एनपीए के बारे में सर टेक्निकल बताया कि अगर 3 ईएमआई आप नहीं जमा करते हैं 3 तो महीने में, जी 3 महीने में, अगर मंथली ईएमआई है तो 3 अगर आपने इंस्टॉलमेंट 3 महीने में ब्याज नहीं देते हैं। जी इंस्टॉलमेट आजकल तो ईएमआई का जमाना है सर। हाँ, ईएमआई भी नहीं देते हैं जी। 3 ईएमआई नहीं देते हैं तो वो आपको डिफॉल्टर में रखने लगता है। और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन को सर इतना बुरा तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, खास करके जो इंडस्ट्री या बिजनेस हाउसेज के हैं। कई बार क्या होता है कि जो लोन लिया जाता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, तो मे बी ड्यू टू एनी रीजन, सर्टेन रीजन, अगर वो थोड़ा सा लॉस मेकिंग चला गया और वो तत्काल ईएमआई देने में थोड़ा असमर्थ है, तो वैसे बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करके और उनका लोन रीस्ट्रक्चरिंग किया जाता है। इवन तो हम लोग जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हम लोग होम लोन वगैरह लेते हैं तो हम लोग भी रीस्ट्रक्चरिंग कराते हैं उसको, जो है 15 साल का है तो 20 साल करवा लेते हैं, 25 साल करवा लेते हैं, उस पर और टॉपअप वगैरह लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब जो कानून आ गया है इससे एक बैंकों के पास ताकत आ गई है और वो अब इस बात को लेकर चिंतित नहीं है, जैसा कि सर ने कहा कि न्यायालय में लंबी प्रक्रिया चलेगी और लोन रिकवर करना मुश्किल होगा। अब बहुत आसानी से उनके खिलाफ जो है केस फाइल करके उनका जो संपत्ति जब्ती का जो कार्य है वो किया जा सकता है। मैं इनका बात कहना चाहता हूँ। देखिए, लोन रिस्ट्रक्चरिंग की जो मैं बात कर रहा था वो बैड लोन रिस्ट्रक्चरिंग। जी। ये जिस लोन रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं वो गुड लोन रिस्ट्रक्चरिंग। दोनों में बहुत अंतर है। पहले क्या होता था कि उसको लोन चुकाना नहीं, आपसे मिला, आपसे पैसा लिया, उस लोन को दिखाया, आ गया पैसा और ये नया लोन शुरू हो गया। ये एक बड़ा गोरख धंधा था। अच्छा, एक और मैं ख़त्म करता हूँ। और ये बोल रहे थे कि इंडस्ट्री को रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए था। देखिए, एक क्रूअल पॉलिसी है ट्रेड इंडस्ट्री की, इफ़ बिजनेस इज फिनिश्ड इट्स फिनिश्ड, अनलेस उसमें कोई रिकवरी का प्रोसेस हो, संभावना हो। अब मैं वीसीआर बना रहा हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, वो नहीं चलेगा, वो आएगा ही नहीं, रिवाइव ही नहीं होगा। सो उस जो एसेट क्लास वहाँ आइडल हो गया है उसका तो आपको उपयोग करना पड़ेगा ना। ज़मीन है, भूमि है, ह्यूमन कैपिटल है, भवन है। अगर आप फेल्ड बिजनेस को सपोर्ट करते जाएंगे तो वो फेल्ड ही होते जाएगा और आपका फिनेंशियल बर्डन बढ़ाते जाएगा। इसलिए फेल्ड बिजनेस को सपोर्ट नहीं किया जाता है। कहा जाता है भाई आप नया चीज़ शुरू करो यहाँ पे, तो इसलिए वो उस पर आपत्ति थी और उसको रोका गया। उसको रोकने से लोगों ने संपत्ति अपनी बेची, चुकाई और फिर से वो उत्पादक में वो सारी आर्थिक शक्तियाँ या संपत्तियाँ लग गई। अच्छा, एक और विषय है। जैसे पहले सुनते थे हम, तो आर्थिक जगत के बहुत ज़्यादा, लेकिन सुनते थे कि खोखा कंपनी बना लिया, करों में वो ऐसे कंपनी बना लिया, वैसे कंपनी इधर सुनने में बड़ा कम आ रहा है। तो आप उसका जो था उसमें देखिए, शेल कंपनी का मूल उद्देश्य कर की चोरी माना जाता है। जी। तो मुखौटा कंपनी उसको कहते हैं, उसमें कोई व्यापार नहीं होता, उसमें इस पर इस सरकार ने लगता है कुछ कंट्रोल। देखिए, सरकार का पूरा जोर है कि कहीं से भी जो टैक्स चोरी उसको रोके, उसको जीएसटी से रोक दें, शेल कंपनियों को रोक दें, या और कोई फेक ट्रांजैक्शन को रोक दें। क्योंकि सरकार जानती है कि अगर हमने अपने आर्थिक संसाधन नहीं बढ़ाए, इतना बड़ा राष्ट्र है, इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, अभी भी हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सके, एक बड़ी हमारी जनसंख्या अभी भी अभावों में जीती है, उसके लिए साधन जुटाना होगा, उसके लिए व्यवस्थाएं बनानी होगी, कहाँ से आएगा। एक पॉइंट और है। हाँ जी, हो गया। मुझे लगता है कि आर्थिक सुधार का एक बड़ा पहलू इसको भी देखा जाना चाहिए कि राज्यों की वित्तीय स्थिति भी, वित्तीय प्रबंधन भी बहुत अच्छी नहीं थी पहले से। केंद्र सरकार कुछ ऐसे सुधार के उपाय किए हैं कि उस कारण से शुरू में टीथिंग एज को प्रॉब्लम था, तो कई राज्य विरोध भी करते थे, लेकिन उससे राज्यों की वित्तीय
स्थिति के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन सुधरा है, कभी बहुत घाटे का नहीं होता। FRBM एक्ट आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिमिटेशन बना दिया। ये क्या है FRBM? FRBM एक्ट है कि आप एक इस समय सीमा में, एक वित्तीय वर्ष में आप घाटे को 3% से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, राजस्व घाटे को। अगर आप रखते हैं तो बहुत सा लोन जो है सो भारत सरकार नहीं देगी, बहुत सा आर्थिक सहायता नहीं देगी। उसमें होता है कि राज्य अगर उसको मेंटेन करने का होता है तो उसका दूरगामी परिणाम ये होता है कि आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। और भारत सरकार से कई ऐसे पैकेज है जो उसको मिल जाता है कि हम 3% से कम अगर मेरा राजस्व घाटा रहा तो हमको ये पैकेज मिलेगा। तो अब राज्यों में भी होड़ हो गई है कि हम अपने वित्तीय प्रबंधन को प्रतिस्पर्धा हाँ, भी, और खास करके वैसे जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। पहले होता था कि ये बड़ा टकराव रहता था, केंद्र में जिसकी सरकार भाजपा या किसी अन्य विरोधी दलों की, तो केंद्र और राज्य में जो विरोधी दलों की सरकार बन जाती थी एक दूसरे के, तो इसमें टकराव होता था। लेकिन इसमें वित्तीय प्रबंधन ऐसा आ रहा है कि उसको भी लगता है कि हमको फायदा होगा, और कुछ प्रावधान भी ऐसे हो गए हैं जिसके लिए बाध्यकारी हैं, जो राज्य के वित्तीय स्थिति को भी मजबूत कर रहा है। और बिना राज्य की वित्तीय प्रबंधन और स्थिति मजबूत हुए राष्ट्र की स्थिति नहीं मजबूत हो सकती है। तो उस दिशा में भी इस सरकार ने एक बड़ा काम किया। गारोडिया जी, एक चीज़ जो राज्य की बात जो जहाँ तक हुई है, पहले क्या होता था कि दिखता था कि क्या पंजाब है तो विकसित राज्य, और विकसित है तो फिर विकसित ही होता चला जा रहा है, मुंबई है तो विकसित होता चला जा रहा है। लेकिन अब जो है सो जो करों का जो केंद्रीय संग्रह है वो शायद कुछ उसमें परिवर्तन हुआ है, राज्यों को जो दिया जाता है। देखिए ऐसा है, राज्य कुछ समृद्ध राज्य होते हैं, कुछ पे जो एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल बेस्ड होते हैं, कुछ माइनिंग बेस्ड होते हैं। हर एक स्टेट, हमारी धरती जो है विविधता की धरती है जी बिल्कुल। तो कहीं से किसी चीज़ से आमदनी हो रही है, कहीं से किसी चीज़ से आमदनी। जहाँ आज महाराष्ट्र में बम्बई जैसी जगह है जहाँ पे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं है, फिर भी वो बहुत प्रॉस्पर है, क्योंकि वहाँ ट्रेड है, इंडस्ट्री है, उसके लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हैं। आज बेंगलोर है बिकॉज ऑफ ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, टेक्नोलॉजी के चलते इतना डेवलप कर गया है। तो राज्य अपनी कमाई तो अपने आप करते ही हैं, लेकिन हमने जो बताया था कि GST आने से क्या हुआ, एक कर हो गया, पूरे राष्ट्र को उसका शेयर मिल जाता है। जो आपके यहाँ से एग्रीकल्चर निकल रहा है या जो आप वही गारोडिया जी, पहले जो शेयर का डिवीजन होता था और अब जो शेयर का डिवीजन होता है उसमें कुछ चेंजेस आए ना। अब प्रोडक्शन बेस हो गया GST जी, पहले सेल बेस था, पहले सेल बेस था, अब प्रोडक्शन बेस हो गया। कंज्यूम होता है उसका भी, हाँ नहीं कंज्यूम होता है तो वो तो फिर आगे चलता है, उसका क्रेडिट मिलता जाता है, आप चार्ज कीजिए, क्रेडिट लीजिए, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन अब प्रोडक्शन, अगर आपके स्टेट में प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका शेयर आपको जा रहा है, हमारे स्टेट में प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका शेयर हमारे को जा रहा है। तो अब नाउ इट इज प्रोडक्शन बेस। तो GST का एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसके चलते हुआ। दूसरा, सरकार ने भी इस बात को ध्यान रखा। ये देखिए जो आपने कहा ना कि पॉलिटिकल तो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, बिल्कुल, लेकिन इस गवर्नमेंट के साथ हम ये कह सकते हैं, हम लोग देखते भी हैं, इतनी बायस नहीं है कि साहब यहाँ पे मेरी सरकार नहीं है तो हम इसको बिल्कुल मदद नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। खूब मदद होती है, जो पॉजिटिव काम है उसके लिए खूब पैसे जाते हैं। इस सरकार का एक और उपलब्धि मैं बता दूं, जिस सेक्टर को हम लोग मिस कर रहे हैं, MSME वाले जितने हैं वो बहुत नाराज हो जाएंगे कि आप लोगों ने हमारी कोई चर्चा नहीं की। बिल्कुल 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 उस पर अभी चर्चा करने वाले थे। अच्छा, आपने किया, करिए। MSME सेक्टर को भी इन्होंने बहुत संभाला। कोविड पीरियड में अगर MSME सेक्टर को क्रेडिट लिंक इंश्योरेंस गारंटी के साथ में पैसा नहीं दिलवाया गया होता तो लाखों इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई होती, करोड़ों अनएम्प्लॉयमेंट हो गए होते। लेकिन MSME सेक्टर को इन्होंने एक स्कीम ला करके अच्छा खाता है। वो कौन सा स्कीम है? उसका नाम है सर इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम। अच्छा, क्या है ये स्कीम? इस गारंटी स्कीम में क्या था कि MSME का जो भी पैसा बाकी है, जो इन्होंने कहा रिस्ट्रक्चरिंग, ये रिस्ट्रक्चरिंग का ही एक रूप है कि भाई साहब ये जो पैसा बाकी है इसको भी एक बार किनारे रखिए, आप इनको और पैसा दीजिए ताकि ये अभी अपना इंडस्ट्री को संभाल सकें। तो ये इस स्कीम के तहत क्या हुआ, इनसे दो फायदे हुए। इंडस्ट्री अपने पैर पर खड़ी हो गई और वापस पैसा चुकाने लायक हो गई। दूसरा फायदा ये हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, जो भुखमरी के कगार पे जाते हैं। नहीं तो भाई साहब 2 साल की महामारी के बाद में अच्छे अच्छे राष्ट्र आज इकोनॉमिक शटडाउन में चले गए हैं और हमारी कंट्री जो है आज प्रॉस्पर कर रही है। शेयर बाजार डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है, कोई घट नहीं रहा है। और फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ आ रहे हैं। जितने भी फॉरेन के इन्वेस्टमेंट आज मोदी जी मान लीजिए घूम घूम करके सब जगह जाते हैं आते हैं, तो वहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो अट्रैक्ट करते ही हैं वो। तो इसलिए
MSME वालों को जो गवर्नमेंट ने संभाला, ये भी कोई कम तारीफ के काबिल नहीं है। फाइनेंस के सेक्टर में एक अच्छा कदम है ये। पाठक जी, ये जो MSME में जो नया क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, उस पर वो कैसा है परिवर्तन? वो सर, हमारे यहाँ जो है औद्योगिक विकास को हमेशा प्रायोरिटी दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में ही जो उद्योगों को नया मंदिर कहा गया था, लेकिन बीच में काफ़ी पॉलिसी पैरालिसिस था। 2004 से 14 का जो पीरियड था, उस समय पेट्रोल प्राइसेस बढ़े, महंगाई बढ़ी और हमको लगता है कर्ज कि भी बढ़ा। उस बीच में दुनिया में कुछ मतलब मंदी भी का भी दौर था, 7-8 जी जी, 2008 में मंदी का दौर था। और हमारे यहाँ जो भी उद्योग लगते हैं उसमें लगाने का जो प्रोसेस था वो बहुत रेड टैपिज्म वाला था। अभी जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है और एक ही जगह पे एप्लीकेशन डालें, ऑनलाइन प्रोसेसिंग भी है, उसमें केवल ऑनलाइन करें और आपको जो है क्लियरेंस मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है। बैंकों को अलग तरह से जो है उनको स्ट्रेंथन किया गया है कि वो जो MSMEs हैं उनको ज़्यादा लोन दे। सर जैसे बताया कि जो है इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड प्रोग्राम चलाया गया है उन लोगों के लिए, और ख़ास करके जो कॉरपोरेट इनकम टैक्स है उसमें छूट का बात था। और जो नए अभी ओपन हो रहे हैं, 2024 तक स्कीम बढ़ा दी गई है, उनको 15% ही लगेगा, उनको 25% भी नहीं लगना है, इफेक्टिवली 17.5% कुछ लगेगा टैक्स। तो इस तरह से जो मध्यम और लघु उद्योग हैं इनके लिए काफ़ी कुछ किया गया है इस सरकार के द्वारा। और जितने भी जो अभी तो नए नए स्कीम्स लाए गए हैं जिनको अलग अलग नाम से हम लोग जो है पुकारते हैं, और उसमें इतना हज़ार करोड़ का जो क्लब है वो सब बनाया गया है। और ख़ास करके अभी जो डिजिटल इकोनॉमी चल रहा है उसमें बहुत सारे जो स्टार्टअप्स इंडिया में तैयार हुए हैं और बड़े कंपनी बन गए। पेटीएम है, जोमेटो है, इस तरह के बड़ी सारे कंपनीज बने हैं और इन सब में रोज़गार भी सृजित हुआ है। तो इन सब के प्रयासों से कुछ ही दिनों में ऐसा दिखने लगेगा, चूँकि इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जो आउटकम है वो आने में थोड़ा समय लगता है। अभी एक रिसेंट में एक न्यूज़ छपा था जिसको आप लोग भी पढ़े होंगे कि भारत में जितने लोग कार खरीदते हैं उससे कम टैक्स पेयर्स हैं। तो टैक्स पेयर्स कम हैं और कारों का बिक्री यानी कि कार खरीदने वालों का नंबर्स ज़्यादा है। बाद में गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया और आप 10 लाख या उससे ऊपर के कार खरीदते हैं तो आपका एक TDS अमाउंट कट जाता है। तो इन सब चीज़ों पे भी फोकस किया गया। गारोदिया जी, ये क्या चीज़ है? ये ऐसा है, देखिए हमारा देश जो है ना एग्रीकल्चर बेस्ड देश है जी। ये बात बहुत लोग चर्चा करते हैं कि इतने ही % टैक्स पेयर हैं हिंदुस्तान में, लेकिन आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि 70% एग्रीकल्चरिस्ट हैं यहाँ पे, उनको टैक्स देना ही नहीं है, वो सारा टैक्स से एग्जम्प्ट है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए, और आज किसान कार नहीं खरीदता ऐसा नहीं है, खरीदता है। ये अच्छी चीज़ है कि उनको TDS कट जाता है तो सरकार को कुछ तो पैसा आ रहा है, वो एक मान लीजिए साधन हो गया। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चर बेस और विलेज में जो लोग रहते हैं उन लोगों का नॉर्मली टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं वो, तो उसके चलते यहाँ पे टैक्स नहीं मिलता है। गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल जितने भी बिक रहे हैं, आज जितने 2 व्हीलर जा रहे हैं उसमें से 80% तो आपके विलेज में जा रहे हैं और किसान के बेटे ही खरीद रहे हैं जिनको कि टैक्स देना ही नहीं है। तो जो आपने पूछा कारण क्या है इसमें सर के विचार में थोड़ा सा और हम जोड़ना चाहेंगे कि चाहे हम किसान हों, चाहे एम्प्लॉय हों, चाहे कोई भी हो, हम लोग सारे ही लोग कुछ ना कुछ टैक्स चुकाते हैं। वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट होता है। चाहे हम साबुन खरीदें, तेल खरीदें, चावल खरीदें, या हम कोई सर्विस खरीदें, सिनेमा देखने जाएं, सभी चीज़ों में टैक्स लगा हुआ होता है और वो इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम होता है। जो कंजम्पशन रिलेटेड है, जो कंज्यूम करेंगे उन्हें देना पड़ेगा। अमरेंद्र जी, अब अंतिम दौर में हम लोग हैं। होता क्या है कि राष्ट्र की मजबूती, इकोनॉमी, ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, तो कभी कभी भ्रम होता है कि क्या सचमुच में परिवर्तन हो रहा है क्या। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है कारपोरेट टैक्स। तो कारपोरेट टैक्स में जो रिड्यूस हो रहा है, कमी आ रही है, उससे आम लोगों पर कोई, क्योंकि बहुत सवाल खड़े होते हैं, आम लोगों के सेहत पर इसका कोई असर होता है क्या? होता ही है ना। जब से कॉर्पोरेट टैक्स का जो अमाउंट घटेगा जी, तो कहीं ना कहीं हमारा रेवेन्यू कमेगा जी, वो जो हमारा चेस्ट है उसमें पैसा कम आएगा। लेकिन उसका विकल्प है,
अगर सरकार को लगती है कि सही कारणों से हमको कॉर्पोरेट टैक्स घटा देने से या इसमें कुछ छूट दे देने से ये फायदा होगा, तो वो फायदा होना चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि गवर्नमेंट में कहीं कोई इंटेंशन अभी ऐसा नजर नहीं नहीं आ रही है नहीं, कि किसी को मैं लाभ बता पहुंचा रहा रहा हूँ, है। कॉर्पोरेट देखिए कॉर्पोरेट बढ़ेगा फैलेगा तो जीविका मिलेगी, व्यापार के अवसर टैक्स बनेंगे। भी मिलेगा अन्य टैक्स तो आप मान लीजिए मैंने 10% कम किया, लेकिन उससे मैं एक उद्योग और लगा और रहा लगा हूँ, दूंगा। 1000 व्यक्तियों को Expansion सीधा होगा तो रोजगार फायदा दे रहा हूँ, 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार दे रहा हूँ। तो सरकार को ये देखना पड़ता है कि व्यापक लाभ कहाँ से आ रहा, इसके लिए ये प्रवृत्ति बनी है। और कॉर्पोरेट सर्वाइव करेगा तभी विकास। आज जो आप देख रहे हैं प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है तो उसके पीछे कॉर्पोरेट का योगदान है। बिल्कुल। हर व्यक्ति को सरकार तो नौकरी नहीं दे सकती। इस देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है कि सरकार नौकरी दे तभी नौकरी मिल रही है। प्रोत्साहन के लिए तो कम करना लेकिन- गरोडिया जी ये देखिए, आपने जो बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, उसका किसी न किसी रूप में व्यक्ति पे, ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स करने से सरकार को कर कंपनियों से ज़्यादा मिला है, कम नहीं मिला है। हाँ, वही बात हुई कि तत्काल बिल्कुल। लगता है लेकिन उसका नहीं, एक्सपेंशन दायरा नहीं, बढ़ता नहीं, है, actual प्रोत्साहन में के भी, तहत फायदा मिलती इस है। वर्ष में सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स से, मैं अभी आंकड़ा नहीं लेके आया हूँ यहाँ पे इसलिए नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने पढ़ा है सरकार को टैक्स इस वर्ष ज़्यादा मिला है, सरकार को टैक्स ज्यादा मिला कॉर्पोरेट और टैक्स कम होने के वित्तीय बावजूद। क्षेत्र में हमारी जो प्रगति हुई है वो क्रांतिकारी परिवर्तन और प्रगति हुई है। और इससे ये लगता है कि हम किसी न किसी रूप में हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, ताकतवर हो रही है और हमारी जो दिशा है, आर्थिक दिशा, वो सकारात्मक है और लंबे समय तक चलने वाली है। इन्हीं विषय के साथ हम अपनी टीम के साथ विदा लेंगे। आप तमाम लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।